Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing well. So लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हमारी क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हमने पढ़ा था 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो इसी का आगे एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये जो हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे, इसमें से जो हमारे फाइनल गुड्स हैं ये फर्दर 2 टाइप के गुड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज हमारे कंजम्पशन गुड्स एंड सेकंड हमारे होते हैं कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए कैपेबल होते हैं, जैसे कि ब्रेड, बटर, शुगर, मिल्क, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी इसमें और कोई वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं होती, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन गुड्स जो हैं वो हम फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिन्हें हम साल दर साल बहुत बार, मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही साल के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका लाइफ टाइम जो होता है काफ़ी लंबे समय का होता है, हम उन्हें सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर, एसीज, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल टाइम पीरियड। फिर आते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्लोथ्स, शूज़ एक्सेट्रा। देन थर्ड आते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, है ना, एक बार के यूज़ में ही वो यूज अप हो जाते हैं, यानी वो दोबारा हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं ये लोग। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो दीज आर द गुड्स विच गेट यूज्ड अप बाय द कंज्यूमर्स इन वन कंजम्पशन ओनली, है ना। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा के लिए हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, जैसे बटर, मिल्क, ब्रेड, चॉकलेट। एक बार अगर हमने इन्हें यूज़ किया, इनका कंजम्पशन कर लिया, तो हम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाते हैं। देन आती है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज होती है हमारी नॉन मटीरियल गुड्स जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। सर्विसेज आर गुड्स दैट आर इनटैंजिबल इन नेचर। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? दैट दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? हमारी सर्विसेज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो फर्दर किसी और गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई, फैक्ट्रीज में जो मशीनरी यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं। तो कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर टैंजिबल गुड्स एज दे आर फिजिकल इन नेचर। मशीनरी जो है वो एक टैंजिबल गुड है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम इसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। Capital goods are used by the firms for productive purposes in the future and have a lifetime of several years, expected lifetime of several years. These goods do not lose their identity during the production process, यानी कि वन टाइम यूज़ के लिए नहीं हो सकते, हम इन्हें काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने एक मशीनरी खरीदी तो हम उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि 5 से 6 साल आराम से प्रोडक्शन कर सकती है, तो ये क्या है? उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है, जिसके दौरान हम उसको क्या करते हैं? उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने गुड्स प्रोड्यूस किए तो मशीनरी जो है वो गायब हो जाती है, ऐसा नहीं होता। विद टाइम क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है, उसकी जो एफिशिएंसी है, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो इसीलिए हमको उसको रिप्लेस करने की नीड होती है। ठीक है, these goods do not lose their identity during the production process but need replacement or repair from time to time as they depreciate over an expected period of time.
फिर कैपिटल गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड से हमारा क्या मतलब है, जैसे एक मशीनरी है जो काम आती है क्लोथ्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है, तो मशीन की डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, अल्टीमेटली क्लोथ्स पे। यानी जो प्रोडक्ट वो बनाने के काम आती है, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तभी तो वो मशीनरी किसी काम की है और लोग उसको खरीदेंगे, है ना। तो क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी तो उन क्लोथ्स को बनाने वाली मशीन्स की डिमांड बढ़ेंगी, और अगर क्लोथ्स की डिमांड घटेगी तो ऐसी मशीनरीज की डिमांड भी घटेगी। तो इसीलिए इनकी क्या होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स derives from the demand for other goods which are produced by these capital goods, ठीक है। अब सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स दैट इंक्लूड रॉ मटेरियल्स लाइक वुड, कोल एक्सेट्रा। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि प्रोडक्शन में यूज होने वाले ऐसे गुड्स जो एक ही बार यूज किए जा सकते हैं, है ना, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं तो अगर हमारे पास वुडन लॉग है तो एक बार अगर मैंने उसका चेयर बना दिया तो फिर वो वापस जो है वो वुडन लॉग नहीं बन सकता, ठीक है। कैपिटल गुड्स that include fixed assets such as plant and machinery etc can be used repeatedly in the production process। same यहाँ पे हमने पढ़ा। therefore all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी के जो असेट्स हैं या फिर मोर स्पेसिफिकली फिक्स्ड असेट्स हैं उनमें इंक्रीज। अब कैसे होता है वो फिक्स्ड एसेट? जैसे डैम्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, ये सब क्या है, एक इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक का पार्ट है। ये सब इंपॉर्टेंट है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली करता कौन है? ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, क्योंकि ये सब एक्चुअली रिलेटेड किससे होता है? पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड होता है ना। अगर हमारे पास रोड्स नहीं होंगी, डैम्स नहीं होंगे, रेलवेज नहीं होगी, ये सब कौन ऑपरेट करता है? ये गवर्नमेंट करती है लोगों की भलाई के लिए। अरे अगर रोड्स नहीं होंगे तो लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन चलाएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट ये सब काम करती है और वही इकोनॉमी में क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए इस साल इन्वेस्ट किए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, तो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 10 लाख। लेकिन उस साल जो पहले से हमारा कैपिटल स्टॉक पड़ा है उस पर कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा। अब चाहे बिल्डिंग्स हो या कोई भी फिक्स एसेट हो, हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन लगता है। तो मान लेते हैं अगर उस पर 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, ये तो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 9 लाख रुपए की, ठीक है। तो जब हम डेप्रिसिएशन का अलाउंस करने से पहले, डेप्रिसिएशन का अकाउंट करने से पहले अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और जब उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है वो होती है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। ये नेट इन्वेस्टमेंट का और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का आपस में रिलेशनशिप है कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। वो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी? 10 लाख रुपीज़, उसमें से माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो हमारे पास क्या बचा? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो जो पुरानी मशीनरी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो कम एफिशिएंट होती रहती है, लोग मॉडर्न पे स्विच हो जाते हैं। जैसे पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे? 2G से 3G पे, 3G से 4G पे, 4G से आगे 5G पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो 5G है वो इन तीनों से क्या होगा? ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ऐसे ही सेम टेक्नोलॉजीज में भी, मशीनरी में भी होता है।
जब मोर एफिशिएंट मशीनरी आ जाती है तो लोग उस पर स्विच कर जाते हैं एज कम्पेयर टू द लेस एफिशिएंट वंस। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। कौन कौन से? वही नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो हमें पता है कि इसका एक एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम हमें पता होता है कि जैसे हमने मान लो एक एसी खरीदा तो मैंने कहा कि ये 7-8 साल तो कहीं नहीं गया, आराम से चलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कल को आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसकी वजह से वो एसी जो है वो जल जाए, वो खराब हो जाए और मुझे लॉस हो जाए। तो डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड होता है ना, एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, या फिर एक्सपेक्टेड लॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे एक एसेट को, ये डेप्रिशिएट तो होगी इसकी वैल्यू, है ना, और बाद में कुछ सालों बाद रिप्लेसमेंट की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है कि आग लग जाए और मैं जो सोच रही हूँ कि ये चीज़ 7-8 साल चले, वो 2 साल बाद ही जल के ख़त्म हो जाए। तो उस केस में वो क्या होगा, मेरे को लॉस होगा, कैपिटल लॉस। ये कैसा होता है? अनफोर्सीन इंसिडेंट्स की वजह से होता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा एसेट जो है वो ऐसे खराब हो जाएगा और मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो मीनिंग बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जबकि कैपिटल लॉस क्या होता है? इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा। प्रोविजन फॉर लॉस की बात करें तो क्या हम होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन बनाते हैं? डेप्रिसिएशन में हम बना सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एसेट मेरा 8 साल चलेगा, तो मैंने क्या किया, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोविजन क्रिएट किया। मुझे पता है कि ये 8 लाख रुपए का आया था, 8 साल चलेगा, तो मैंने क्या किया, हर साल 1-1 लाख रुपए मैंने जोड़ने स्टार्ट कर दिए कि जब तक ये भाई ये 8 साल में ख़त्म होगा ये एसेट की वैल्यू, मतलब ये एसेट जो बेकार हो जाएगा, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, तब तक मेरे पास 8 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे ताकि मैं दोबारा इसको रिप्लेस कर सकूं। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन के केस में प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेक्टेड लॉस। जबकि कैपिटल लॉस के केस में नो सच प्रोविजन इज मेड बिकॉज इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है ना, जबकि ऐसा हो सकता है, हाउएवर इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डन टू मिनिमाइज द लॉस। हो सकता है मैंने अपना एसेट जो है उसका इंश्योरेंस करा रखा हो, तो उस केस में मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, उसमें रुकावट नहीं आता, क्योंकि मुझे पता ही था कि 8 साल बाद मुझे इसे रिप्लेस करना ही है। तो मैं तैयार बैठी थी कि जैसी मतलब ये खराब होने से पहले मैं नई ले आऊँ और अपनी प्रोडक्शन में कोई भी बाधा ना आए, वो आराम से कॉन्टीन्यूसली चलता रहे। लेकिन कैपिटल लॉस जो है वो अचानक हो सकता है। मैंने रात को फैक्ट्री बंद की, तब तक तो सब ठीक ठाक था, सुबह आकर देखा तो वहाँ पर रात को आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी मशीनरी जल गई और वो ख़राब हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावट आएगी, तो इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, आई होप डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस में फ़र्क समझ आया होगा। डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेक्टेड रिडक्शन, एक्सपेक्टेड लॉस होता है, हमें पता होता है कि विद टाइम मशीन की वैल्यू कम होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बेकार हो जाएगी और हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल लॉस में ऐसा नहीं होता, ये अनएक्सपेक्टेडली किसी भी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं? ये वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट किस पे लगाती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल क्या है, जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस इम्पोज ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। और सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराती है फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को एक किसी गुड का, या तो हम कह सकते हैं यूज़ बढ़ाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करना चाहती है कि खादी प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा अपनाएं, तो उस केस में जो भी फर्म्स हैं जो खादी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्म उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, यानी उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराता है। सब्सिडाइज रेट पे वो बहुत सारे सामान प्रोवाइड करा सकते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल, मशीनरी,
ठीक है, जिससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, उनका मार्केट प्राइस कम होगा, तो लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, अपने सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने। जैसे मान लेते हैं कि जो कॉस्ट एक सामान बना के फैक्ट्री वाले को पड़ी, यानी फैक्टर कॉस्ट जो है वो हमारी 50 रुपीज़ है। हमने एक सामान बनाया और उसकी फैक्टर कॉस्ट क्या है, यानी कि जो बनाने की कॉस्ट मेरे को पड़ी वो कितनी पड़ी? 50 रुपये। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया 5 रुपये। ठीक है, तो वो कितना हो गया? 55। उस पर हमें सब्सिडी मिली 2 रुपये की, तो कितना हो गया? 53। ये 53 कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे ये गुड जो है मार्केट में कंज्यूमर्स को मिलेगा। मेरे पास गुड बन के कितने में तैयार हुआ था? 50 रुपये में। 5 रुपये का उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा, हो गया 55 रुपये का। उस पर गवर्नमेंट ने क्या दिया? 2 रुपये का सब्सिडी, तो मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 53। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने का हुआ? 5 - 2 दैट इज 3 रुपीज़ का। ठीक है, तो FC क्या था हमारा? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दो चीज़ें होती हैं जो भी मैंने बताई। मार्केट प्राइस जिसे हम शॉर्ट में MP कहते हैं, और एक होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट जिसे हम शॉर्ट में FC कहते हैं। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना हो और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना हो, तो उसका डिफरेंस क्या होता है? NIT। जैसे ये फैक्टर कॉस्ट थी 50 और अगर मुझे मार्केट प्राइस 53 पे आना है, तो मैं क्या करूँगी? प्लस कर दूँगी NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये 3 रुपये प्लस कर दो तो 53 आ जाएगा मेरा मार्केट प्राइस। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम कितने? 53 से 50 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम शॉर्ट में NFIA कहते हैं, ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड बाय अ कंट्री टू अब्रॉड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हमारे जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे सैलरी अर्न करते हैं, और वो क्या करते हैं? वो इंडिया बेस्ड है, हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ के कंट्री कुछ रेजिडेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो बाहर की कंट्रीज में हो, वो उन्होंने रेंट पे दी हुई हो, जिससे वो रेंट अर्न कर रहे हैं। ऐसी सेम क्या हो सकता है? हमारी कंपनीज हो सकती हैं वहाँ जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। सेम ऐसे ही ये भी हो सकता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में हो, फॉरेन के लोगों की प्रॉपर्टी इंडिया में हो, वो रेंट अर्न कर रहे हो, फॉरेन से कोई आके इंडिया में काम कर रहा हो। ठीक है ना, तो फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, हमने जो कंट्री, हमारी कंट्री ने जो इनकम अर्न करी बाहर से, और जो हमने बाहर के लोगों को इनकम पे करी जो हमारे कंट्री में आके उन्होंने काम की, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे हमारे लोगों ने कमाए 100 रुपये बाहर जाकर, और बाहर के लोगों ने इंडिया में आकर कमाए 80 रुपये, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लोगों ने कमाए 70 रुपीज़ और उन लोगों ने कमाए 90 रुपीज़, तो हम लोगों ने दिए कितने? 20 रुपीज़। तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा हमारा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इट इज़ द इनकम अर्नड बाय कंट्रीज नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरी, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। सिमिलरली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? इट इज़ द इनकम पेड बाय अ कंट्रीज नॉर्मल रेजिडेंट टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, है ना, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज गिवन बाय देम इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं, फीफा माइनस फीटा।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जितनी हमने अब्रॉड में पे की और जितनी हम अर्न करके लाए, उन दोनों का डिफरेंस। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। NFIA will be zero when factor income earned from abroad and paid to abroad is equal, यानी कि फीफा इज इक्वल्स टू फीटा। पॉजिटिव केस में क्या होगा कि हमने अर्न ज़्यादा किया, यानी फीफा इज ग्रेटर देन फीटा। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड is greater than factor income paid to abroad. और NFIA is negative, then factor income earned from abroad is less than factor income paid to abroad. ठीक है, ओके। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये NFIA जो है, ये क्या होता है, ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम कहता है कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी इनकम अर्न की जाए, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट करे, हमारी कंट्री का रेजिडेंट करे, या फिर वो नॉन रेजिडेंट करे, यानी कि दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट करे, अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई अर्निंग हुई है, इनकम जनरेट हुई है, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। जबकि नेशनल इनकम क्या कहता है कि इनकम जनरेट भले ही कहीं भी हुई हो, लेकिन अगर वो इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है, चाहे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में करे, चाहे बाहर जाके किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में करे, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, वो इनकम क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम होगी। ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट है, लेकिन वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हम नेशनल इनकम ऐसे लिख दूँ NI और डोमेस्टिक इनकम DI, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है नहीं। तो अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NFIA को। माइनस NFIA। और अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है, तो हम प्लस कर देंगे NFIA को। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब कंपोनेंट्स ऑफ NFIA के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज जो है, जो भी क्या अर्न करते हैं, वेजेस, सैलरीज अर्न करते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम वर्क बाय द रेजिडेंट workers living or employed abroad for less than 1 year and similar payment made by an economy to the non-resident workers staying or employed within the economic or domestic territory of country। मतलब बेसिकली उसने क्या बोला कि नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है कि जितनी इनकम एक इंडियन रेजिडेंट ने अर्न की बाहर जाकर, माइनस जो इनकम एक नॉन रेजिडेंट ने अर्न करी इंडिया में रहकर, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा आता है हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेंट और डिविडेंड और इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट। यानी कि इंडियन रेजिडेंट ने प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम कमाई, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो इनकम बाहर के रेजिडेंट ने इंडिया में रहकर कमाई प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से। ऐसे ही हमारा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is kept aside as a reserve for future after payment of corporate tax and dividend। यानी जो भी प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया, उसमें से टैक्स देने के बाद फिर हम डिविडेंड देंगे, और डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो क्या होता है, हमारा नेट रिटेन्ड अर्निंग होता है। सॉरी, वो रिटेन्ड अर्निंग होता है जो हम बचा के रखते हैं कि भाई कंपनी के बुरे समय में काम आएगा। ठीक है जी, ओके। अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब जो नेशनल इनकम होती है ना, उसके 8 एग्रीगेट्स होते हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 4 होते हैं नेशनल और 4 होते हैं डोमेस्टिक। ठीक है,
और ये सारे आपस में ऐसे लिंक्ड होते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी एक एग्रीगेट दिया हो तो तुम दूसरा निकाल सकते हो। अब भी हम आगे देखेंगे भी, जैसे ये 8 के 8 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। अभी किस फॉर्मेट में होते हैं, देखो यहाँ पे ना 3 डैश हो, 4 कह सकते हैं हम एक तरह से, 4 ब्लैंक्स होते हैं जो हम फिल करते हैं। यहाँ पे क्या आता है, या तो आता है ग्रॉस, 1 मिनट, या फिर आता है नेट। ठीक है, ग्रॉस के लिए हम क्या यूज करते हैं, जी, और नेट के लिए क्या यूज करते हैं, एन। यहाँ पे क्या आता है, या तो आता है डोमेस्टिक या फिर आता है नेशनल। ठीक है, नेशनल के लिए एन, डोमेस्टिक के लिए डी। यहाँ पे एक ही वर्ड आता है, वो है प्रोडक्ट, ये फिक्स्ड रहता है। और ये वाला जो ब्लैंक है सब्सक्रिप्ट वाला, यहाँ पे आता है या तो एमपी दैट इज मार्केट प्राइस, या फिर आता है एफसी दैट इज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये सब आप देख सको। तो ये डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनडीपी एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जिसमें भी ये डी है ये डोमेस्टिक वाले एग्रीगेट्स हैं, और जिसमें सेकंड वाला एलिमेंट एन है वो कौन से, नेशनल वाले एग्रीगेट्स। ठीक है, ये रहा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इनमें से कौन सा है, एनडीपी एट एफसी, और ये है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि अगर एक एग्रीगेट गिवन हो तो हम दूसरा कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें 3 एडजस्टमेंट्स याद रखनी पड़ेंगी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। कौन कौन सी 3 एडजस्टमेंट्स हैं वो एक बार लिख लेते हैं। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके। सेकंड आती है हमारी नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA। तो थर्ड एंड द लास्ट होती है हमारी मार्केट प्राइस दैट इज MP, और FC दैट इज फैक्टर कॉस्ट। MP टू FC माइनस NIT, MP टू FCS माइनस NIT, और FC टू MP प्लस NIT। ठीक है, ये 3 एडजस्टमेंट्स हमें याद रखनी है, फिर हमें कोई भी एक एग्रीगेट दिया हो तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। अब इसको एक बारी थोड़ा साइज इसका रिड्यूस कर लेते हैं। चलो अभी साइड में लगा रहेगा, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हमें गिवन है GNP एट MP 6,000 रुपीज, सब्सिडी गिवन है 200, डेप्रिसिएशन गिवन है 100, NFIA गिवन है 400,
एंड इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 300। ठीक है, अब उसने हमसे कहा कि NDP एंड FC की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे NDP एट FC इज इक्वल टू, जो हमें फैक्टर गिवन होता है हम उससे लिख लेते हैं GNP एट MP। ठीक है, अब हम प्लस माइनस करेंगे, जैसे ग्रॉस टू नेट जाना है तो ग्रॉस टू नेट हम कैसे जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान रखेंगे। अब नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करेंगे NFIA। ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रहता ही है। अब MP टू FC जाना है तो क्या करेंगे, MP से FC जाने के लिए माइनस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बस फॉर्मूला अब हमारा बन गया। वैल्यूज पुट कर लेंगे, GNP एट MP की 6000 माइनस डेप्रीसिएशन 100 माइनस NFIA 400 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 200। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6000 माइनस 500 माइनस 100 कितना हो गया, 5400। ये हमारा NDP एट FC निकला। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है GNP एट FC 27,710। हमें गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, इट इज नथिंग बट डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये हमें गिवन है 4000। देन हमें गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स 120 रुपीज़ का। देन फीफा दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दैट इज फीटा वो हमें गिवन है 600 एंड हमें गिवन है NDP एट MP 24,000। और हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है सब्सिडीज। ठीक है, तो इसने हमें दो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स दे दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और साथ में हमसे पूछ लिया कि सब्सिडीज की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो सब्सिडीज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कोई सा भी एग्रीगेट हम राइट हैंड साइड पे ले सकते हैं, कोई सा भी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे ऊपर GNP एट FC लिखा है तो इससे शुरू कर लेते हैं। GNP एट FC इज इक्वल्स टू, सेकेंड फैक्टर है हमारा NDP एट MP। करने का तरीका एकदम सेम रहेगा। अब हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो नेट टू ग्रॉस जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही लिखना जो क्वेश्चन में गिवन हो। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे तो हम ऐड करेंगे इसमें NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है हमारा, फिर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 27,710, NDP एट MP 24,000, डेप्रीसिएशन है हमारा 4,000, NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारा 400 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है हमारा 600।
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स तो है 120, लेकिन हमारे पास सब्सिडीज नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे NIT भी रहने दे सकते हैं। तो NIT रहने देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते, यहाँ पे हम NIT ही लिख लेते हैं। फिर 27,710 इज इक्वल्स टू 24,000 प्लस 4,000 माइनस 200 माइनस NIT। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें NIT कितना मिलेगा, NIT हमें मिलेगा 90। ठीक है, अब NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जिसमें NIT हमारे पास 90 है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास 120 है, तो सब्सिडीज हमारे पास कितना आ जाएंगी 120 माइनस 90 विच इज ₹30। ये हमारी हो गई सब्सिडीज। ठीक है, ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आज हमने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा कि 8 टोटल एग्रीगेट्स होते हैं, 4 नेशनल 4 डोमेस्टिक। नेशनल इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल इनकम हमारा होता है NNP एट FC होता है नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक इनकम हमारा क्या होता है NDP एट FC, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें 3 मेथड है हमारे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा आप सभी को क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।